नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास में। दोस्तों आज हम मैथ की 22वीं क्लास शुरू कर रहे हैं। तो ये क्लास आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल आपका दिया गया 12 वर्ग मीटर है। यदि कह रहे ऊंचाई 4 मीटर हो तो कह रहे कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। और देखिए आज की क्लास में आप लोग अत लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। अभी तक आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े थे और आज से आप लोग अत लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है कि इनको पूरा सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता था, हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी है, ठीक है। क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि यदि बैक ना लगे मैथ में तो शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करना है, इनको सॉल्व करना है कायदे से, ठीक है। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, क्या है कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया गया, ठीक है। तो आप उधर कहें यहाँ पे कमरे के जो फर्श का क्षेत्रफल दिया, फर्श का क्षेत्रफल आपसे कह रहे हैं कितना दिया, 12 वर्ग मीटर दिया, ठीक है। आप लोग समझो कितना दिया, 12 वर्ग मीटर। और कह रहे हैं यदि इसकी ऊँचाई कह रहे हैं तो कह रहे कमरे का आयतन ज्ञात करो। ऊँचाई इसकी कह रहा है आपकी ऊँचाई इक्वल टू आप कह रहे हैं 4 मीटर हो, ठीक है। तो कमरे के आयतन की बात कर रहे हैं। तो आप लोग समझो कमरा जो होता है एक तरीके से कैसा होता है, घनाभ टाइप में होता है। घनाभ आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे ये बनता है इस टाइप से, ठीक है। जो कमरा होता है ना उसको ही एक तरीके से हम लोग घनाभ बोलते हैं, क्योंकि कमरे में एक होता है लंबाई, ठीक है, दूसरी होती है चौड़ाई, तीसरी होती है ऊँचाई, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। तो आपसे कह रहे हैं कि कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखना है कमरे का आयतन या फॉर्मूला लिख लो घनाभ का आयतन, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है, देखो इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और जब तक आप लोग फार्मूले याद नहीं करोगे तब तक मैथ में कुछ नहीं कर सकते, ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊँचाई, ठीक है। आप लोग समझिएगा घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊँचाई। और आप लोग ध्यान रखें लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, आप लोगों को बताया था, ठीक है। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। और जैसे कमरा होगा तो उसका फर्श क्या हो जाता है, जैसे ये चौड़ाई है और ये क्या है लंबाई, ठीक है, यही तो हो जाएगा फर्श है इसका। फर्श का क्षेत्रफल दिया गया, तो मतलब एक तरीके से जो फर्श होगा वो कैसा होगा, आयत के आकार का होगा, उसका यहाँ पे क्या दिया, क्षेत्रफल दिया गया, ठीक है। तो मतलब फर्श का क्षेत्रफल दिया तो मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई का मान कितना दिया, 12 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कमरे का आयतन इक्वल टू फर्श का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, एक तरीके से एरिया हो जाता है, और एरिया दिया है 12 और ऊंचाई दी 4, तो 12 गुणा 4 करो 48, और ये हो जाएगा आपका घन मीटर हो जाएगा, क्लियर नहीं। आप लोग धर रहे हैं क्योंकि आयतन है तो इसका क्या हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 12 बाई स्क्वायर -1 का गुणनखंड कीजिए। आपका दिए दो 12 बाई स्क्वायर माइनस का वाई और कह रहा -1 का गुणनखंड करना है। और देखो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को बहुत करा चुके हैं, क्योंकि आपके चैप्टर बाय चैप्टर क्लास भी करवा चुका हूँ, ठीक है। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि आपका गुणनखंड पूछा गया, ठीक है। तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो 12 है ना, 12 का लास्ट में, क्योंकि वाई स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है उसका लास्ट में गुणा करना होता है 1 में, तो एकम गुणा करेंगे कितना है 12। अब 12 का फैक्टर करना है 1 लाना है, तो 4 गुणा 3 कर लो, ठीक है। 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो लिखना है 12 बाई स्क्वायर माइनस का यहाँ पे लिखना है 4 बाई, ठीक है, क्या लिखना है 4 बाई माइनस का 3 बाई और माइनस का 1 हो जाए, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से क्या करना है आपको, 12 बाई स्क्वायर और माइनस का 4 बाई प्लस का 3 बाई और माइनस का क्या हो जाए 1। अब देखो इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है उसको आपको देखना है। कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे समझो इन दोनों में किसका भाग चला जाएगा, 4 का और बाई का चला जाएगा, 4 बाई का भाग चला जाएगा। तो 4 का करेंगे तो 3 बाई बनेगा, और इसमें करेंगे तो माइनस के 1 हो जाएगा, प्लस चल लगा तो प्लस उतारना है। और यहाँ पर देखो कोई भी चीज़ मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो वहाँ पर समझ लेना आप लोग क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा 3 बाई -1 हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन 3 बाई -1 आपका बन जाएगा, यहाँ पे 4 बाई +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर तो नहीं दिए गए, आपका कह रहे हैं लॉग ए बेस में ए दिया और यहाँ पे कह रहे हैं 2 की पावर x + 3 कह रहे हैं लॉग ए 64 कह रहे हैं 64 बेस ए कह रहे हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है लॉग आपका कह रहे हैं 2 की पावर x + 3 और बेस ए दिया, यहाँ पे कह रहे हैं लॉग 64 बेस ए, ठीक है, ये दिया गया। तो आप लोग समझो यहाँ पर देखो दोनों जगह यहाँ पे बेस ए दिया सेम दिया, लॉग लेके यहाँ पे 2 की पावर कितना दिया x + 3 दिया, तो यहाँ पर भी हम लोग 64 के ऐसे फैक्टर कर लूँगी 2 की पावर कितना बन जाए
मतलब 2 की पावर बन जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कितनी भी पावर बने उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे देखो 64 को काटेंगे 32 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है 2 की पावर x+3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाए log a, और 2 की पावर 6 हो जाएगा। और एक फार्मूला आप लोगों को बता चुका हूँ, log m पावर n, बताया था ना, n आगे आएगा n log m, रट लीजिएगा, सारे फार्मूले आप लोग याद रखिएगा। log m पावर n इक्वल टू कितना होता है, n log m हो जाएगा। तो ये जो पावर है ना ये आगे आ जाएगा, तो मतलब x+3, और यहाँ पे log a/2 बन जाएगा, तो यहाँ पे 6 आगे आएगा तो log a/2 हो जाएगा। तो ये तो सेम हो गया, कैंसिल हो गया, तो x+3 इक्वल टू 6 हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो x बराबर कितना है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समुच्चय दिए गए, ठीक है, ए का मान और बी का मान कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है। बहुत बार आप लोगों को क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिए 2 3 4 5, और बी बराबर कितना कह रहा है आपका, बी कह रहा है 4 5 6 8 कह रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है। तो देखो इंटरसेक्शन में आप लोगों को बता चुका हूँ, जो चीज़ कॉमन आएगी वही लिखना होता है, ओनली। देखो कॉमन क्या आ रहा है आपका, देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है और क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 5 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, संख्या 2 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 2 के बाद विषम क्या हो जाए, 3 5 7 9 11 13 15 17, ठीक है, 19, ये हो जाएगी विषम संख्या, ठीक है। तो कितनी हो गई, 3 3 6 3 9 संख्याएं हो गई, क्लियर हुआ। और देखो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले याद नहीं करते हैं, ठीक है। जब फॉर्मूले आप लोग याद नहीं करोगे तो पेपर में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, होता वही, क्योंकि जब तक आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं होगा तो यहाँ पे कैसे समझोगे कि हम क्या करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य इक्वल टू होता है संख्याओं का योग, क्या होता है, संख्याओं का योग, ठीक है। तो संख्याओं का योग बट्टी क्या होते हैं, कुल संख्याएं होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमेशा याद रखो, कुल संख्याएं, संख्याओं का योग बट्टी कुल संख्याएं, ये हो जाएगा। अब जो संख्याओं का योग करना है तो इनका टोटल कर लीजिएगा, 5 3 8 8 7 कितना है 15, 15 9 कितना हो जाएगा आपका, 15 9 24 हो जाएगा, 24 और 11 35 हो जाएगा, 35 और 13 कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 35 और 13 हो जाएगा आपका 48, ठीक है, कितना हो 48। और यहाँ पर देखो आपका 15 48 15 17 19 और ऐड करना है, ठीक है। 9 7 कितना है 16, और 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24 5 कितना है 29 हो जाएगा, 29 का 2 4 2 6 और 6 3 कितना है 9, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो क्लियर 99 हो जाएगा, कितना है 99। और टोटल संख्याएं कितनी है, काउंट कर लो, 3 3 6 3 9 हो जाएगी, 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो 9 का भाग करें कितना आ जाएगा 11, ठीक है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखो, जब भी संख्याओं का योग, देखो समांतर माध्य पूछा है, संख्याओं के योग बट्टे कुल संख्या है, टोटल किया कितना है 99 बट्टे कितना करना है 9, 9 का भाग किया कितना है 11 है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 70,000 रुपये से कह रहा है 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो 70,000 रुपये दिया, मूलधन कितना दिया आप लोग ध्यान रखते हैं, मूलधन दिया आपका 70,000 रुपये, ठीक है। और दर कितनी दी, 12% दर दी गई, और समय दिया गया आपका 5 वर्ष, कितना दिया समय 5 वर्ष दिया। तो आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होगा, साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे क्या हो जाता है 100 हो जाता है, क्लियर रखने। तो आप लोग ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 70,000 गुणे दर कितनी है 12, समय कितना दिया 5, बट्टे कितना है 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 0 काटो, 12 गुणे 5 करो कितना है, देखो 700, 12 गुणे 5 करें 60 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, 7 6 42, ठीक है। तो 42,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 15, देखो यहाँ पर देखो थोड़ा क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो ऐसे लिखना था, इसको 5, 15, x और 100। देखो यहाँ पे 3 संख्याएं इधर भी लिखनी थी, कह रहे समानुपाती हैं हों, तो कह रहे हैं x का मान ज्ञात करो। यहाँ पर एक संख्या थोड़ी मिस्टेक है, देखो 5 के बाद 15 दिया, 15 के बाद x होना चाहिए, दिया नहीं गया था, ठीक है। तो 5, 15, x एवं 105 समानुपाती हैं, तो कह रहे हैं कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो 5 अनुपात कह रहा है 15, समानुपात कह रहा है x, अनुपात कह रहा है 105, ठीक है। तो ये कह रहा है, अब देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टे 5 बट्टे 15,
और इक्वल टू एक्स बटे 105 हो जाएगा। तो 5 या 15 हो जाएगा, 105 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 105 बटे 3 हो जाएगा। 3 का भाग करेंगे 9, 1 बचेगा 5, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना है 35 हो जाएगा, एक्स बराबर कितना है 35 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेक कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। तो कह रहा है कि चेक 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट आपका कह रहा है वाहक चेक, आदेशित चेक, रेखांकित चेक, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 40,000, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 लगे हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि 40,000 रुपये का 8 से ही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो मूलधन कितना दिया है, यहाँ पे मूलधन लिख लो। मूलधन दिया आपका 40,000 रुपये, कितना दिया 40। दर कितनी दी 8 से ही 1/2% दी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 17/2% हो जाएगी। कितनी 17/2। और समय कितना दिया 4 वर्ष दिया। समय कितना दिया 4 वर्ष दिया है। तो हमसे क्या पूछा साधारण ब्याज पूछा गया, क्लियर। क्या पूछा साधारण ब्याज पूछा गया। तो हो जाए मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। तो मूलधन कितना दिया गया आपका, देखो मूलधन दिया 40,000 रुपये, 40,000 रुपये। दर कितनी दी 17/2, समय कितना दिया 4 वर्ष दिया, ठीक है। बट्टे कितना है 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटो। अब तो कुछ चाहो तो 2 से ये काटो 2 बार, ठीक है। तो 4 दूनी कितना है 8, 8 गुणे 17 कर लीजिए, ठीक है। तो 17 गुणे 8 करेंगे तो ये हो जाए 136 और 2 जीरो हो जाए, ठीक है। 13,600 रुपये क्या हो जाएगा इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये कह रहा है a+b+c का होल स्क्वायर दिया गया, ठीक है। प्लस का 2a+b+c, और यहाँ पे कह रहा है a-b-c प्लस का कह रहा है a-b-c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं। माना a+b+c इक्वल टू मान लीजिएगा x, a-b-c इक्वल टू मान लीजिएगा y, ठीक है। तो यहाँ पे रखो, जब यहाँ पे रखेंगे तो इसकी जगह x रखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 इसकी जगह x रखना है, इसकी जगह क्या रखना है y रखना है, प्लस का इसकी जगह y स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोगों ने देखा होगा एक फॉर्मूला होता है जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, देखो x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये होता है। अगर कहीं पे इस टाइप से लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x का मान कितना दिया, x का मान दिया a+b+c और ये दिया प्लस a-b-c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से b से ये कैंसिल हो गया, a+a कितना है 2a का होल स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना है 4a स्क्वायर हो जाए, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये संख्या दी और भाग देकर कह रहा है भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। आपका कह रहे हैं देखो 3x - 8। देखो बहुत क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूँ, जो लोग कंटिन्यू क्लास देख रहे होंगे तो वो लोग तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। जैसे 45x² और प्लस का 71x माइनस का 40, ठीक है। तो इसमें क्या करना है भाग, तो यहाँ से समझना 9 है और यहाँ पे 3 है तो 3 का गुणा करना है, और यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है तो x²। 3x² का गुणा करेंगे तो 9x³ बन जाए, 3 का 8 हम करेंगे तो माइनस का 24x² हो जाए, ठीक है। चिन्ह बदलना है तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। अब 45 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा 21 माइनस का 21x² प्लस 71x माइनस का 40। अब आप लोग समझो इसके आगे कैसा चिन्ह है, माइनस चिन्ह तो माइनस लगाना है, ठीक है। अब कितना यहाँ पे 21 लाना है, यहाँ पे 3 है तो 7 का गुणा करना है, और यहाँ पे x², यहाँ पे x की पावर 2, x की पावर 1 तो x का गुणा करना है। 7x का गुणा करेंगे तो माइनस का 21x² हो जाएगा, ठीक है। 7 गुणे 8 करेंगे तो प्लस का 56x हो जाएगा। प्लस चिन्ह बदलो तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे घटो, 11 में से जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ पे 6 में से 5 15x बचेगा, और वो भी प्लस का तो माइनस का 40 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो चिन्ह कैसा है, प्लस का तो प्लस चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पे 15, यहाँ पे 3 तो 5 का, तो 5 का करेंगे तो 5 गुणे 3 15 हो जाएगा, 5 गुणे 8 माइनस 4, चिन्ह बदलो माइनस प्लस, तो ये कैंसिल 0 आया, ठीक है। तो भागफल कितना है, तो आपसे कह रहा है भागफल बताना है आपको। तो भागफल कितना हुआ है इसका, भाग कितनी बार गया 3x² माइनस 7x प्लस 5। तो आपसे कह रहा है शेषफल भी बताना है, तो शेषफल कितना आया इसका 0 आया, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कह रहे ए पी क्या कह रहा है आपकी स्पर्श रेखा है, कह रहे पी ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमसे कह रहे हैं पी ए की लंबाई, ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप लोग धरते हैं ये क्या है, स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब होगा, ठीक है। तो लंब होगा तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखा है और यहाँ पे डाला गया तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कुछ चित्र ठीक नहीं बना है, क्योंकि जब इस पर रेखा खींची जाएगी और यहाँ पे जब लंब डाला जाएगा तो ये इसके साथ में कितने डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। हमेशा जब इस पर रेखा पर केंद्र से खींचा गया लंब क्या करते हैं, 90 डिग्री कोण बनाते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर होगी और ये 3 और देखो 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती, ठीक है। और ये वाली खड़ी वाली क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो आप लोग समझो, ठीक है। तो इसमें क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा आपका, OP स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होता है, लंब OA स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे पूछा AP स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो OP का मतलब हो जाएगा 13 का स्क्वायर, OA मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और AP का मतलब यहाँ पे आपका पूछा गया, ठीक है। 13 का वर्ग कितना होता है, 169, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, प्लस का हो जाए AP स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो AP स्क्वायर इक्वल टू आपको हो जाए 169 माइनस 25 हो जाए, ठीक है। तो AP स्क्वायर इक्वल टू आपको हो जाएगा 144। तो AP स्क्वायर इक्वल टू आपको हो जाए 12 का स्क्वायर। तो कैंसिल करना है, तो AP बराबर कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो आपसे वही पूछा, तो AP की लंबाई कितनी होगी, तो ये आ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची, कह रहा है कि आपकी 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे मीटर दिया गया, तो लंबाई कितनी दी गई, लंबाई इक्वल टू आपकी दी गई है 8 मीटर, ठीक है। ऊंचाई कितनी दी गई, ऊंचाई दी गई आपकी 3.5 मीटर दी, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं यहाँ पर मोटाई कितनी दी गई है, मोटाई दी गई 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या कह रहे हैं कि दीवार का आयतन, क्या पूछा गया, दीवार का आयतन। और दीवार का आयतन क्या होता है, L गुणे B गुणे H, L गुणे B गुणे H लंबाई। तो देखो लंबाई और ये हो जाएगी आपकी 3.5 चौड़ाई, और ये 20 सेंटीमीटर देगी आपकी, ठीक है। तो इसको भी बना लो आप लोग मीटर में। तो यहाँ पे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 5 बार, तो 5 से काटे तो 7 बार, ठीक है। 5 7 35 होता है, 8 गुणे 0.7, 8 7 56 में 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो ये हो जाए 5.6 सेंटीमीटर। वो घन मीटर हो जाए, सेंटीमीटर में तो हम लोग बदल चुके थे, कन्वर्ट कर लिए थे मीटर में, ठीक है। तो आपको हो जाए घन मीटर, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखो A बराबर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 13, A बराबर कितना दिया है आपका, दिया है 8, 12, 15, 16 दिया, ठीक है। कितना दिया, 16। तो B बराबर कितना दिया है, देखो 8, 15, 17, 20 हो जाए, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, देखो A यूनियन B पूछा है। तो A यूनियन B पूछा है, जो कॉमन आएगा 8, 12, 15, 16, 17, 20। तो यूनियन क्या होता है, जो चीज़ कॉमन आएगी उसको लिखना है, जो नहीं आएगी उसको भी लिखना होता है। और A इंटरसेक्शन B में क्या होता है, जो चीज़ हमें कॉमन मिल रही है, ठीक है। तो कॉमन क्या मिल रहा है आपका, 8 मिल रहा है, उसके बाद क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है, ठीक है। तो और कुछ कॉमन है नहीं, तो 8, 15 क्या हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वाहक चेक किसे कहते हो, कह रहे हैं कि यह चेक जिसके नाम होता है, कह रहे कि यह चेक जिसके नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। जैसे क्या होता है कि चेक, जैसे हम लोग पैसे निकालते हैं बैंक में, तो क्या होता है विड्रॉल भरना होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमें स्वयं चल के जाना पड़ता है। अगर उसकी जगह हम लोग क्या करें, चेक का यूज करें, चेक भर के किसी को भी दे दें तो वो निकाल सकता है पैसों को, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं, तो वही कह रहा है कि मतलब कह रहे हैं कि उसमें लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है कोई भी व्यक्ति, वाहक चेक मतलब जो चेक लेके जाता है। कह रहे चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है, क्योंकि चेक पर जो जिसका भी अकाउंट होता है उसके साइन जरूर होने चाहिए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि log 1296 बेस 6 कह रहा है, ठीक है। तो आपका कह रहा है बेस 6 1296 कह रहा है, बेस कितना दिया 6, तो 1296 के फैक्टर बनाओ 6 के हिसाब से। तो 6 से करेंगे 6 दूनी 12, 6 कम 6, फिर 6 बार जाएगा, फिर 6 से करेंगे तो कितना है 36 हो जाएगा, फिर 6 से करेंगे 6 बार, फिर 6 से करेंगे तो 1 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको, देखो log 6 पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बताया है ना, तो log m घात n इक्वल टू कितना है n log m हो जाता है, कितना है n log m हो जाता है। तो ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, आगे आ जाएगा, तो log 6 बेस 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। और आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ log e बेस e का मान कितना है, तो 1 होता है। जैसे log आपका log यहाँ पे 5 बेस 5 कितना है, ये भी 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बेस में और यहाँ पर समान होना चाहिए, तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 1 का गुणा करें तो इसका आंसर हो जाएगा 4।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपात क्या है। कह रहे कि अनुपात दो संख्याओं की तुलना को दर्शाता है। अनुपात जो होता है ना वो क्या होता है, दो संख्याओं की तुलना को दर्शाता है। कह रहे कि जो यह बताता है कि एक संख्या दूसरी संख्या का कितने गुना है। जो क्या बताता है, जो यह बताता है एक संख्या दूसरी संख्या का कितने गुना है। तो मतलब जैसे कहीं लिखा होता है A अनुपात B, तो ये हो जाता है अनुपात, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2:4, तो आपको पता चल रहा है ये संख्या कितनी है, इससे 2 गुनी है, या ये बोल दो ये संख्या और पीछे वाली से कितनी है, आधी है। तो ये पता चल जाता है कितने गुना है, ठीक है, एक संख्या दूसरे की कितने गुना है। कह रहे मिश्रित अनुपात क्या होता है। कह रहे अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों को कह रहे कि गुणा करने पर गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहलाता है। जैसे कहीं पे अनुपात दिया 5/6, अब इसमें हमने किसी से भी 4 से गुणा कर दी तो ये 4 सही 5/6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोल देते हैं या मिश्रित अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रित अनुपात बोल देते हैं, ठीक है। आपको उधर क्या है, तो आगे वाली संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है। क्या होती है, पूर्णांक होती है। पीछे वाली संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो भिन्न में क्या करते हैं, किसी भी पूर्णांक का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, आपकी मिश्रित अनुपात या मिश्रित भिन्न बन जाती है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 90 पैसे व 9 रुपये को सरलतम अनुपात में परिवर्तित की। देखो 90 पैसे की बात करें, यहाँ पे आप लोग सुनो, ये कह रहे हैं 90 पैसे अनुपात कह रहे हैं 9 रुपये। तो अब आप लोग सुनो, या तो पैसे लिखा है तो यहाँ पे भी पैसे होना चाहिए। तो 1 रुपये इक्वल टू आपको होता है 100 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो यहाँ पे आप लोग 90 और इधर भी 100 का गुणा करो तो 900 पैसे हो जाए। तो 1 0 से 9 एकम 9, यहाँ पे 10, 1:10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने DLED थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और आज की क्लास भी आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आई होगी। यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।